हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 9 सितंबर 2024 को एसएससी सीजीएल का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइए। आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, साथ में उसका सोल्यूशन करते हुए वीडियो भी अपलोड कर देंगे। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 है, अब 9,441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत कितना है। 10,490 अंकित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस है, इसे बेच कितना में रहे हैं 9,441 में। ठीक है, तो कितना का डिस्काउंट दिए, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर आ जाएगा 1,049, यानी 1,049 रुपए का हम लोग छूट दे रहे हैं कितना पे, 10,490 पे। 1,049 10,490 का कितना परसेंट है देख देना है, ऊपर से ही क्लियर है 10% है। तो 1,049 इसका कितना परसेंट है 10,490 का, तो जिससे तुलना करेंगे यानी इससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे जाएगा। ठीक है, और जिसका तुलना करेंगे वो ऊपर गुणे 100%, यही निकल जाता है परसेंटेज। ठीक है, इससे ये खत्म, 10 मरतबे, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 10% क्या हो गया, उसका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर। दो संख्या देके मध्यानुपाती क्या है पूछ रहा है। जब भी मध्यानुपाती पूछेगा 2 नंबर देके पूछेगा। मान लेते हैं ए और बी 2 नंबर दे दिया है, उसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, रूट अंडर ए भी निकाल देना है। ठीक है, तो रूट अंडर 8a² गुने 18a⁴। ठीक है, ये 18 और 144 होता है। 144 का वर्गमूल 12 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, a⁴ है, a⁴ है, a⁴ बट्टा a⁴ है, बट्टा में देखिए नीचे बेस घट जाएगा, 1/2 है, नीचे 2 घट के 1/2 बच जाएगा। ये क्लियर, तो इससे ये 1/2 बचा, तो 2a में से 1 के बाहर निकलेगा। वर्गमूल में क्या होता है, 2 जोड़ा में से 1 बाहर निकालते हैं, तो 12/a। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स वाई जेड धनात्मक संख्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, हमसे पूछ रहा है 1/x 1/y 1/z। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग वैल्यू पुट करके भी बनाते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी बनता है। जैसे इसमें एक्स वाई जेड का ऐसा वैल्यू पुट करिए जो उसका मतलब योगफल क्या हो जाए, 1 हो जाए। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन को। ठीक है, धनात्मक संख्या है, यदि हम 1/3 1/3 और 1/3 यदि तीनों को मान लिया जाए, तीनों का योग क्या होगा, 1 हो रहा है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू 1/3 हम लोग ले सकते हैं। इसको वेरीफाई कर रहा है, वही यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ 1/3 पुट करिएगा एक्स की जगह पर, तो पलट के 3 ऊपर जाएगा, जब यहाँ रखिएगा 3 ऊपर, यहाँ रखिएगा 3 ऊपर, 3 3 4 9, तो न्यूनतम मान क्या हो गया, 9 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए पर केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी से 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यानी कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का ही बात कर रहा है और वजन में 200 ग्राम निकालता है, यानी कि हर एक केजी पर 200 ग्राम का बेईमानी करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा, हर एक केजी पर यानी 1000 ग्राम पर वो 200 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम ही वजन दे रहा है। यानी अगला को हम 1000 ग्राम कह रहे हैं बट दे कितना रहे हैं, 800 ग्राम। कितना का प्रॉफिट ले रहे हैं, 200 ग्राम का। यही 200 का प्रॉफिट कितना पे रहे हैं, 800 पे। यही हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 200 चौके 4 से कट के आ गया 25%, 25% क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट में कमेंट कर दिया करिए, इतना नंबर में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट दिन जब भी क्वेश्चन आएगा हम डिटेल में बताएंगे उसको। ठीक है, एक संख्या, नेक्स्ट है 5 नंबर। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी कितना है। तो एक संख्या है, पहले 12% बढ़ाते हैं, 112/100, फिर 23% बढ़ाते हैं, 123/100, फिर 34% की कमी करते हैं, 100 में 34 माइनस करते हैं तो बच गया 66/100। यही 3 चीज हो रहा है, इसे हमें कैलकुलेट कर देना है, तो जो आएगा उससे 100 का कंपेयर कर देंगे, कमी हुई या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर 9% कमी है, यानी कि करीब 91 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करिएगा तो 91 के पास आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, 90.9 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि कितनी कमी हुई है, 9% की कमी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट
6 नंबर, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 2c है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही होगा। ठीक है, ये दे रखा है, चारों में कौन सही होना चाहिए पूछ रहा है। देखिए इसको मैं इसे लिख सकते हैं a कि 2c में से एक सी इधर भेजेंगे तो घट्टे सी, यहाँ सी बचे इधर भेजेंगे तो घट्टे बी। इसी चीज को इस तरह लिख दिए, एक सी इधर ला दिए, बी को इधर भेज दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम। जब दोनों बराबर है दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा ए स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 2bc बराबर ये बी स्क्वायर इधर भेजेंगे प्लस में 2ac। देखिए कौन सा ऑप्शन टकरा रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यक खंड का परिमाप कितना होगा बताना है, पाई का मान ये लेना है। त्रिज्यक खंड है यानी एक सर्किल है, त्रिज्या है 10, 30 डिग्री कोण वाले, मान लेते हैं ये 30 डिग्री का कोण है, तो इस त्रिज्यक खंड यानी इसका परिमाप पूछ रहा है हमसे क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होगा, इसके चाप की लंबाई ये लेंगे और प्लस में दोनों त्रिज्या लेंगे, यानी इस त्रिज्यक खंड का परिमाप क्या होगा, इस चाप की लंबाई बात आ रहा है समझ में, प्लस ये चाप यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई ले लिए ये, और दो त्रिज्या है 2r ले लेंगे, यही क्या होगा त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक है, तो 2r, तो 2 गुने 10, 10 दूना 20 ये हो गया, और चाप की लंबाई पता करते हैं हम लोग, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है, देखिए परिधि का ही पार्ट है, जो भी एंगल दे रखा हो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर करना है। थीटा कितना है 30 बट्टा 360 गुने 2 पाई लेना है 3.14 गुने 10। ठीक है, सब रहेगा 2 शून्य, 0 से 0 खत्म, ये 12 मरतबे कट गया, यहाँ गुना करिए 62.8 बट्टे में ये 12 आएगा। ये क्लियर, अब इसे ही भाग दीजिए, इसे भाग देने पर आ जाएगा करीब, ऑप्शन से हम बोल दे रहे हैं 5.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यानी चाप की लंबाई इसे कैलकुलेट करने पर क्या गया 5.2, और 2r भी जोड़ना है तो 20 और 5.2 क्या हो जाएगा 25.2। बताया समझ में, ये क्लियर। अब देखिए ये 12 25 60 हो रहा है, ऑप्शन में ये कभी होगा 20 में तो ऐड करना है ना, तो यही होता, तो हमें भाग देने की जरूरत भी नहीं था, ऑप्शन से ही मार देते। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दर्शाती है। बिक्री दर्शा रही है, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 1999 में हेलमेट सी कितना बिका है 54, और 2002 में कितना बिका है 68, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 54 से गया 68 पर, यानी 14 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो पहले था 54, यहाँ से हुआ था 68, कितने की वृद्धि हुई थी 14 की वृद्धि, किस पे 54 से कंपेयर कर रहे हैं, तो बट्टे में 54 गुने 100%, यही निकल गया परसेंटेज। बता रहा है इसी समझ में, परसेंटेज टॉपिक अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री का है, इसका ये वैल्यू दे रखा है इतना बराबर ये, तो इसे हमें पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बट्टे 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 5/4। ठीक है, इसे 2-3 तरीका से बन सकता है, बट इसे एक बता रहे हैं हम। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 सते 28 साइन थीटा प्लस 4 चौक 16 कॉस थीटा बराबर 5 नम्मा 45 साइन थीटा प्लस 5 दूना 10 कॉस थीटा। ठीक है, हम बेसिक बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉस थीटा को इधर भेजते हैं तो 16 और 10 26 कॉस थीटा, और साइन थीटा को इधर भेजते हैं तो घट के आ जाएगा 17 साइन थीटा। ये क्लियर, तो कॉस थीटा को इधर भेजते हैं तो 26/17 बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यही होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 26/17, इसे ही यहाँ पर पुट कर देना है 26/17 का होल स्क्वायर प्लस 5 बट्टे 26/17 का होल स्क्वायर माइनस 5, इसे कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करिए, पूरा लास्ट तक करने की आवश्यकता भी ना होती है, फास्ट रहेगा तो बीच में ही ऑप्शन से मार के बढ़ जाइएगा। चलते हैं 10 नंबर, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। ठीक है,
ये चोर है, 600 मीटर पर पुलिसकर्मी को देख रहा है। चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी का चाल। चोर जो है वो 12 से दौड़ रहा है और पुलिस जो है वो 15 से। ठीक है, 12 के चाल से और ये 15 की चाल से। तो पुलिस का चाल ज्यादा है, पुलिस तो इसे पकड़ ही लेगा। तो वही पूछ रहा है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। देखिए, पर घंटा 3 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा तय करेगा, एक समय में इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों कब मिलेंगे ये हमसे पूछ रहा है। इस तरह का अक्सर ट्रेन का क्वेश्चन, गाड़ी का क्वेश्चन आते रहता है। ये दो गाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही है, दोनों के बीच की दूरी कुछ भी डिस्टेंस दे रखा है, दोनों कब मिलेंगे ये बात पूछता है। वही बात है ये भी, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है, दोनों का चाल है, बीच का दूरी ये है, दोनों कब मिलेंगे। तो लगने वाला समय कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो वो 600 मीटर को दूरी तय करके पुलिस को 600 मीटर गैप को पूरा करके चोर को पकड़ लेना है। जब एक ही दिशा में चलता है तो चाल घट जाता है। तो 15 में से 12 गया 3 की चाल से, यानी 600 मीटर की दूरी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ेगा उसको। ठीक है, ये बता रहा है समझ में, जो गैप है वही रफ्तार से तो पकड़ेगा। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 कर देंगे। 3 छक 18, यानी कि 600 ऊपर गया 6 नीचे 5, 12×5 = 60, तो 12×6 = 72, 720 क्या निकलेगा सेकंड। इतना सेकंड लगेगा समय, बताना है मिनट में। तो 720 सेकंड को मिनट बदलने के लिए 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 से भाग दे दिए, 12×6 = 72, यानी कि 12 मिनट लगेगा चोर को उसे पकड़ने में। ठीक है, यानी क्लियर। हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी एक ही दिशा में दो चीज दौड़े, ठीक है, कुछ भी हो, गाड़ी हो, पुलिस हो, ट्रेन हो, तो चाल का अंतर से उसके दूरी में डिवाइड कर देना है। ठीक है, चाल का अंतर ही चाल हो गया, बीच का डिस्टेंस ही दूरी हो गया, समय निकल जाएगा कब पकड़ेंगे दूसरे को। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर के समद्विभाजक। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर के समद्विभाजक, इस एंगल को दो भाग में काटने वाला और इस एंगल को दो भाग में काटने वाला। ठीक है, इसको दो टुकड़ा में काटा, दो टुकड़ा में काटा, जहां पर भी मिला, ठीक है, ओ पर मिलते हैं। कोण क्यू ओ आर ये है 107 डिग्री, तो कोण पी ये क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए चीज ध्यान रखना है, जैसे कोई सर्किल लिए, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाए। ठीक है, ये त्रिभुज का ये भुजा इसके जीवा का काम करेगा। इसके द्वारा सेंटर पर जो बनाया कोण होता है, यही जीवा द्वारा, यानी जीवा ए बी मानते हैं, ए बी द्वारा परिधि पर बनाया कोण यदि थीटा हो, सेंटर पर बनाया गया कोण क्या होता है 2 थीटा। ये क्लियर, जब त्रिभुज वृत्त के अंदर हो। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, जब त्रिभुज वृत्त के बाहर हो, यानी कि वृत्त ही अंदर में हो, ठीक है, इसका उल्टा बनाया है, तब जो ये सेंटर पर का कोण बनेगा इस ए बी द्वारा, ये जो एंगल होगा इसमें डबल होता है। यहाँ पर यदि ये थीटा हो तो ये जो एंगल होगा 90 प्लस थीटा का आधा कर दीजिए, 90 प्लस थीटा बटा 2 होता है। कब, जब त्रिभुज बाहर बन रहा हो, यानी कि वृत्त अंदर में हो, और जब वृत्त बाहर हो और त्रिभुज अंदर हो तब डबल होता है। ठीक है, ये जो दो चीज ध्यान रखना है। और कह रहा है क्यू आर के समद्विभाजक, और ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज के कोनों का समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो अंतः केंद्र होता है। यानी यहाँ से एक जो वृत्त ड्रॉ होगा वो इसके तीनों भुजाओं को टच करेगा। तब कोण के समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां, ये अंतः केंद्र हो गया, इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, अब बताइए इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, इस पे बैठ रहा है, इसका जो वैल्यू होगा कोण क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री प्लस कोण पी का आधा p/2, ये है 107 बराबर 90 डिग्री प्लस कोण p/2, 90 इधर भेजेंगे बच जाएगा 17 डिग्री बराबर कोण p/2। यहाँ से कोण p क्या हो जाएगा 17 दूना 34, यानी 34 डिग्री उसका आंसर होगा। बताया समझ में, ये दो चीज ध्यान रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पर। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। तली में रिसाव है, यानी एक पाइप और है जो पानी को बाहर निकाल दे रहा है, वो छेद, तो 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी कि वो जो लीक था, तली में रिसाव था, वो टैंक को कितने समय में खाली कर देगा वो हमसे पूछ रहा है। जब वो लीक नहीं होता है तो 12 घंटे में भरता है, जब लीक हो भी रहा है तब पानी भरने वाला भी चालू रखते हैं, यानी एक पाइप जो पानी भरता है वो भी चल रहा है, और लीक भी हो रहा है तो 18 घंटे लगता है, लीक नहीं हो रहा है तो 12 घंटे लगते हैं। हमसे पूछ रहा है भाई लीक वाला जो लीक हो रहा है कितना समय में टंकी को खाली कर देगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 18 का एलसीएम क्या आएगा 36। इसको समझेंगे टंकी का टोटल क्षमता, हमेशा याद रखना है
जो भी एलसीएम लेते हैं तो टोटल समझना है, टंकी का क्षमता हो या कार्य हो। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए 12 इसमें भाग देंगे तो 12 तिया 36, यानी पानी भरने वाले पाइप का क्षमता क्या है 36, पर घंटा वो 3 भरेंगे। और 18 इसमें भाग देंगे तो 2 आया, यानी जब रिसाव भी हो रहा है तो पर घंटा 2 भरेगा। तो पर घंटा पहले 3 भरता था, रिसाव के कारण पर घंटा 2 भर रहा है, यानी पर घंटा 1 कम रहा है, यानी कि एक क्या काहे कम रहा है, रिसाव के कारण, यानी पर घंटा 1 खाली हो रहा होगा। शुरू में पर घंटा 3 भरता था, रिसाव वाला पाइप चालू कर दिए, पर घंटा ये 1 खाली करने लगा, तब 2 भर रहा है। ये क्लियर, यानी रिसाव वाला पाइप जो है पर घंटा 1 खाली करता है। टैंक है कितना 36, पर घंटा 1 खाली करता है, यानी कि 36 घंटा में वो क्या कर देगा, टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पर। रमेश के पास 18,000 रुपए है। उसने एक बैंक में 5% की दर से 7,000, दूसरे बैंक में 6% की साधारण ब्याज की दर से 6,000, और उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो शेष पूंजी के लिए वार्षिक ब्याज दर किसके बराबर है। यानी 18,000 रुपये उसके पास, उसमें से 7,000 जो है 5% के रेट पर, 6,000 जो है 6% के रेट पर, और शेष शेष राशि कुछ भी रेट पे लगाया वो लिखा नहीं है, बट ओवरऑल जो ब्याज मिलता है ना वो 1160 मिलता है। यही थर्ड मतलब एक वर्ष के अंत में शेष पूंजी पर कितना ब्याज पर लगाया है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू तो अभी बताइए, 7,000 इन्वेस्ट किया, एक जगह 6,000 दिया, तो 7 6 13 बच कितना गया 5,000, यानी कि 5,000 को किस रेट पे लगाया है वो हमसे पूछ रहा है। 7,000 का 5%, 350 ब्याज यहाँ से मिला, 6,000 का 6%, 360 ब्याज यहाँ से मिला, दोनों को जोड़िए 710 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के 710 ब्याज मिला है। टोटल ब्याज कितना है 1160, दोनों मिला के 710 मिला है, अंतर कितना है 4, यानी कि 450 रुपये ब्याज मिला होगा यहाँ पे। ये क्लियर। थर्ड बैंक में हमें 450 रुपये ब्याज मिले हैं, कितने रुपए पर 5,000 पर, 450 रुपये जो है 5,000 का कितना परसेंट है देख लेते हैं, वही तो ब्याज होगा, तो बट्टे 5,000 गुने 100%, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 5 45, यानी कि 9% की रेट से तीसरा बैंक में शेष पूंजी को रखे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पे। दिए गए तालिका का अध्ययन करें, इन प्रश्नों को उत्तर दिया। आलेख 2018 में 3 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है, हाँ ये सब डिटेल दे रखा है। फाइनल पूछा है, कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसका देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी, इतना कैपेसिटी है, ब्लू वाला जो है इतना कैपेसिटी है उसके प्रोडक्शन का, और ये कलर जो है वो कितना प्रोडक्शन किया है वो बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कितना प्रोडक्शन किया है, तो 150 जो है कुल उत्पादन का कितना परसेंट, कुल उत्पादन कितना होगा, कंपनी सी जो है 150 उत्पादन किया, और कुल उत्पादन है 140, 190 और 150, इन सबों को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना जाएगा मतलब 480 आएगा। ठीक है, कुल उत्पादन कितना आ गया 480, वही पूछ रहा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित, यानी 150 जो है कुल उत्पादन, यानी कि 480 का कितना परसेंट है, तो 150 जो है कुल उत्पादन कितना परसेंट है, 480 गुने 100%। देखिए ये बात बार बार आ रहा है, ये टर्म जिनको ना समझ में आता हो जरूर बोलिएगा। ठीक है, इससे ये खत्म, 3 पचे 3 से 16, 4 से 25, 4 चौक 16, 25 दिया 75, बट्टे में 4, 25 125 होगा, 125 बट्टे 4 कितना 31.25%। बताया समझ में, इतना क्या हो गया आंसर 125 होगा, यहाँ 75 बोल रहे थे। चलते हैं 15 नंबर। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 6%। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% निरूपित करता है, इसका रिटर्न है 8%। स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% निरूपित करता है, इसका रिटर्न है 4%। और डी शेष 30% निरूपित करता है और इसका निगेटिव रिटर्न है -5%। हम लोग से पूछा जा रहा है पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना होगा, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, देखिए ये 20% है, तो हम कुछ अमाउंट मान लेते हैं, मान लेते हैं दो एक क्या है 200 लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, इसी रेशियो में ले रहे हैं, 30 क्या हो जाएगा 300, इसलिए ले लिए जो 6%, 8%, 4% निकालने में हमें बने। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2 2 4 3 7 3,000, यानी कि टोटल 1,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक ए में 200 20%,
बी में 300, सी में 200 और डी में 300 हो जाएगा। इसका 6%, 6 दूनी 12, 12 रिटर्न मिला। यहाँ 8 दिया 24 रिटर्न मिला। यहाँ 4 दूना 8 रिटर्न मिला। यहाँ 5 दिया 15 निगेटिव में हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल हमें कितना मिला? तो 24, 12, 36, 8, 40, 44 में से 15 घटाएंगे कितना जाएगा? 29। यानी कि हमें ओवरऑल 29 का रिटर्न मिला। 29 का रिटर्न मिला कितना पे? 1000 पे। 1000 पूंजी हमारा रखे हैं, उन्हें 100%। इससे ये खत्म। ये 2.9% का मुझे एवरेज रिटर्न मिला है। ये क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे खुद बना लेना है। नेक्स्ट 17 नंबर। यदि समीकरण, एक समीकरण है, दो समीकरण दे रखा है, समांतर है, के स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए दो इक्वेशन है जब पैरेलल हो, जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, दो चर वाला समीकरण हुआ ये। ठीक है, 10th में ये चैप्टर है। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जब दो इक्वेशन हो और उसके बारे में बोले जो पैरेलल हो, तब क्या कंडीशन होता है? x का जो गुणक होता है कोफिशिएंट, वो दोनों में बट्टा a1 बराबर y का कोफिशिएंट b बट्टा b1 बराबर नहीं होता है c बट्टा c1। ये कंडीशन होता है जब दो इक्वेशन पैरेलल हो, तो कंडीशन ये बनता है। ठीक है, और दोनों के एक भी हल नहीं होते हैं। ये दोनों इक्वेशन को आपस में हल करिएगा तो एक भी हल नहीं निकलेंगे। ये बात समझ में आया? ये ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल बोले, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल। ठीक है, और सी और जो थर्ड बचता है कांस्टेंट, उसका रेशियो के बराबर नहीं होता है। यानी ये चीज हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट 4, यहाँ एक्स का k-2, यहाँ y का k-2, यहाँ y का 9, ये क्या होगा? बराबर। और डोंट इक्वल टू क्या होगा? 3/-5। इसको लेना ही नहीं है जब बराबर नहीं है तो ये मिला, इसी को हमें हल कर लेना है। 9 चौक 36 और ये a-b का होल स्क्वायर, यानी k-2 का होल स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। यहाँ से k-2 बराबर क्या होगा? √36 प्लस माइनस दोनों में होगा, तो k-2 बराबर प्लस माइनस 6। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में लेना है। ठीक है, किस पे आंसर आएगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मगर लेके दोनों चलेंगे। तो k-2 एक बार प्लस में लेंगे, k-2 एक बार माइनस में लेंगे। यहाँ से k बराबर क्या? 6 2 8। यहाँ से k बराबर -2 जाएगा, प्लस 2 होगा तो माइनस में 4 हो गया। k का 2 वैल्यू मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंडीशन है k ग्रेटर देन 0 है, यानी कि k का वैल्यू ये नहीं लेना है। ये क्या लेंगे? सिर्फ 8। तो के स्क्वायर प्लस 6 पूछ रहा है, के स्क्वायर प्लस 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6, 8 8 64 6 70। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। उस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 64/3 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए त्रिज्यक खंड फिर आ गया। एक सर्किल लेते हैं, ये सेंटर है, ये त्रिज्यक खंड है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, परिधि है इसका, परिधि मतलब ये प्लस में ये पूरा का योग बोल रहा है, 64/3 है। तो हमसे त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यक खंड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है ही, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए यहाँ पे। अब परिधि दे रखा है, त्रिज्यक खंड का परिधि क्या होता है? चाप की लंबाई प्लस 2r। ठीक है, और चाप की लंबाई क्या होता है? ये हो गया त्रिज्यक खंड की परिधि, त्रिज्यक खंड की परिधि। इस पर एक क्वेश्चन था भी। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होता है? θ/360 डिग्री गुने 2πr। परिधि कितना है वृत्त का? 64/3 बराबर प्लस 2r होता है। इसी को पुट करते हैं। अब थीटा क्या है? 60/360 डिग्री बराबर गुने 2πr। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है, वही निकालना है, प्लस 2r बराबर 64/3। इसे कैलकुलेट करिए। ये 6 मतलब कटा, 2 तिया 6 कटा, यानी कि 22/21r प्लस 2r बराबर 64/3। इनका जोड़ करेंगे 21 आएगा, तो 22r प्लस 21 दूना 42r बराबर 64/3। 42 और 22 क्या होगा? 64r। इधर लिखते हैं 64r/21 बराबर 64/3। 64 कैंसिल, 3 सते, रेडियस क्या आ गया? 7। तो इसे यहाँ पुट कर देना है। तो थीटा है 60/360, यानी कि 1/6। 1/6 पाई है 22/7, यह 7 गुने 7, रेडियस रख दिए, 7 से 7 खत्म,
ये 3, ये 11, तो 11/77 क्या हो गया उसका एरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 वर्षों में 4 कंपनियां C1, C2, C3 और C4 द्वारा किए गए टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, टी शर्ट के उत्पादन को दर्शा रही है। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का उत्पादन सर्वाधिक है, यानी किसका एवरेज सर्वाधिक होगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ देना है बट्टा 4, इन सबको को जोड़ के बट्टा 4 करिए, जिसका सबसे अधिक है वही आंसर। ये क्लियर, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। एक 250 हम मानते हैं। ठीक है, एवरेज क्या ले रहे हैं 250, सबके लिए हम माने है कि 250 के लगभग करीब है सब। 243 कितना कम है -7, ये -2, 250 से देख रहे हैं, -18, ये -8, जोड़ दीजिए 18 2 20 7 27 -35 आ गया। ठीक है, यानी इस पे देखते हैं तो वैसा ही 6 देखिए सिलेक्ट जोड़ रहे हैं, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 11 6 17 10 27 6 33, यहाँ माइनस में 33, यहाँ देखते हैं 6 14, यहाँ गैप 14 हो रहा है, 14 6 20 30 35 और 20 नहीं 14 6 20 और 15 35 और 20 55। ये क्लियर। नेक्स्ट 10, यहाँ 20 गैप होगा 30, 12 गैप होगा 42, यहाँ 8 50 -50। अब देखिए 35 था, माइनस में 35 है, आज 4 आदमी है, 4 से इसमें भाग देंगे और एवरेज 250 में घटा देंगे, यानी कि ज़्यादा घटेगा यहाँ पे, यहाँ भी ज़्यादा घटेगा। सबसे कम 250 किस में घटेगा, सबसे कम 250 में से किस में घटेगा, इसमें, है कि यहाँ -33 आ रहा है, सबसे कम यहाँ घटेगा, सर्वाधिक एवरेज किसका होगा, इसी का होगा। इस तरह भी आप मार दीजिए इसको, नहीं तो अपना जोड़ के एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे समझ रहे हैं तो बहुत जल्द मार देते हैं, जो हमें बताया है अगर वो समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। ये दे रखा है तो ये क्या होगा बताना है, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा उस पर भी बन जाएगा। तो कंपोनेंट डिपेंडो पर बना देते हैं इसको, कहीं भी A बट्टा B बराबर C बट्टा D लिखा हो, इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट डिपेंडो रूल पर A प्लस B बट्टा A माइनस B बराबर, देखिए A है, A नीचे वाला को ऊपर एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है। उसके बाद देखिए C और D है, C इस D के ऊपर जोड़िए, फिर C इस D को नीचे घटाइए। बताया समझ में, इस तरह हम लिख सकते हैं। वही काम यहाँ करिए, नीचे वाला एक बार ऊपर जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा जोड़ना है नीचे वाले को, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बट्टे, फिर देखिए ए है, ए का काम कर रहा है, नीचे वही लिख देंगे, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, घटा देना नीचे वाला तो घटे, तो माइनस सेक अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन अल्फा। इसी पर पुट कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं 7 + 4 बट्टा 7 - 4, 7 4 11, 7 में 4 गया 3। ठीक है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ऊपर बचा 2 सेक अल्फा, नीचे बटा 2 टेन अल्फा बराबर 11/3, 2 से 2 कैंसिल। सेक अल्फा यानी सेक थीटा क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस अल्फा। अब कॉसेक में हम ले जा रहे हैं, बदल के देख रहे हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, यानी साइन अल्फा बट्टे में कॉस अल्फा बराबर 11/3। कि इससे ये खत्म हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1 बट्टा साइन अल्फा बचा, ये होता है कॉसेक अल्फा के इक्वल बराबर 11/3 हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। दो त्रिभुज सर्वांगसम है, एक का एरिया दे रखा है, दूसरे का एरिया क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 124 तो ये भी 124। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। दी गई तालिका 3 दिन में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है, ये 3 दिन में प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित की गई कुल संख्या शनिवार के सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित की गई कुल संख्या से 15% अधिक है, तो बुधवार को कितने पृष्ठ मुद्रित की गई। बुधवार को सभी प्रिंटरों यानी कि चारों प्रिंटर मिलाकर जितना भी मुद्रित किया गया वो शनिवार के कंपेयर में 15% अधिक है। तो शनिवार कहीं देखिए बुध है ही नहीं, तो शनिवार में कितना प्रिंट किए हैं हम लोग, मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितना है वो पता करते हैं। इन चारों को हमें ऐड कर देना है, चारों को ऐड कर दीजिए, चारों को ऐड करिए, ऐड करने पर 0 7 4 देखिए 34,240 करीब आ रहा है, 34,240। ये क्या आया, शनिवार को
मतलब प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या इतना हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है बुधवार को कितना होगा, इसका 15% अधिक कर दीजिए। बुधवार को जो है शनिवार का 15% अधिक मुद्रित कर रहा है, इसका 115/100 निकाल देना है, ठीक है। वही क्या आ जाएगा आंसर, 0 से 0, 5 से काटेंगे 23, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 1700, 12 गुने में 23, इसे गुना कर आ जाएगा आंसर 3 दूना 6, इकाई अंक एक ही में 6 है। पता है समझ में, यही हमसे पूछ रहा था। 23 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन होता है L गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 8 गुने 4 गुने 6, ठीक है, 192। नेक्स्ट 24 नंबर, 7 8 4 5 K 8 5 4, ये कह रहा है 11 से विभाज्य है, तो K का मान बताना है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या 8 4 5 6 2 दी है, हम पूछ रहे हैं 11 से कटेगा नहीं वो बताना है। तो कैसे जानना है, 2 स्टार्ट किए, एक अंक छोड़ के जोड़िए। देखिए 2 है, एक अंक छोड़ के 5 पर आए, एक अंक छोड़ के 8 पर आए, इनको ऐड करिए, 5 2 7 और 8 15, यानी एक एक अंक छोड़ के हमें जोड़ना है, ठीक है, 15। फिर शेष बच्चे को जोड़िए, 6 4 10, इन दोनों का गैप कितना हुआ, इन दोनों का गैप हो गया 5। यही गैप जो है यदि 0 या 11 होता, यहाँ तो 5 आया, यदि यह गैप 0 या 11 होता तो यह संख्या 11 से कट जाता, तो गैप हो गया 5, इसलिए 11 से नहीं कटेगा। ये क्लियर, 11 से कब कटेगा, जब गैप 0 या 11 हो। यहाँ कह रहा है 11 से कट रहा है, मतलब वो जो गैप लाएंगे वो या तो 0 या तो 11 हम कर सकते हैं, तभी तो 11 से कटेगा। एक अंक छोड़कर हम लोग जोड़ते हैं, पहले 4 लिए, 8 पर आए, फिर 5 पर आएंगे, फिर 8 पे आएंगे, तो 8 और 4 12, 5 17, 3 20 5 25, यानी कि 25 आया। फिर शेष बच्चों को जोड़िए, 5 के 4 और 7, तो 7 4 11, 5 16 प्लस के, इतना आया, ठीक है। इसका जो गैप होगा क्या होना चाहिए, या तो 11 या तो 0, कुछ भी ले सकते हैं। पहले हम लिए 0, देखिए 25, यहाँ पर क्या लीजिए 0 आ जाए, 25 है, 16 है, यहाँ 16 में जब 9 पुट करते हैं डायरेक्ट 9 रख दीजिए, 16 ना क्या होता है 25, 25 25 गया 0, बताया समझ में। इसे हल करिएगा तो के फिर 9 चला आएगा, बताया क्लियर। यही 11 लेंगे हम, देखिए क्या आएगा, 16 प्लस के इक्वल टू 11, ठीक है। देखिए के हाँ 11 अभी से हल करते हैं, 25 माइनस 16 माइनस के बराबर 11, 25 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 9, 9 माइनस के बराबर 11, इधर इधर भेजते हैं, इधर भेजेंगे तो -2 बराबर के आ गया, के -2 होगा, नहीं होगा, इसलिए जनरली 0 लेने पर ही बन जाता है, ठीक है। तो के का वैल्यू 9 लेंगे तो 11 से कट जाएगा। नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यदि ए एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है, साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए के क्या है बराबर है। तो बस वही देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलिए, ऊपर 1 माइनस साइन है या 1 प्लस माइनस कॉस ए है या प्लस में है, ऊपर हम ऊपर साइन हमें हटाना है, कोशिश करते हैं जिससे कुछ भी, देखिए पहला ये लाइए, ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करना चाहते हैं, या आप बेस हटाइए, देखिए बेस में एक आ रहा है, क्या आ रहा है साइन कॉस ये है नहीं, प्लस प्लस में नहीं है, सिंगल आ रहा है। तो हम यहाँ पर यदि नीचे को ही देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए से गुना करते हैं तो 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठ रहा है, वही हमें ऑप्शन के हिसाब से कुछ गुना करना है इसमें, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए किए, ऊपर क्या बचेगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ आ गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला और होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कट के 1 बच सकता है, साइन ए क्या बच गया 1 माइनस कॉस ए बट्टे में साइन ए, ये ऑप्शन से मिल गया, इसे मार के निकल जाना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह थोड़ा टाइम कम है, अभी ड्यूटी लगा हुआ है, ठीक है, तो टाइम कम मिलने के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, और जब भी टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा जल्द जल्द। टोटल 36 शिफ्ट है, अभी तक 3 ही हुआ है, ठीक है, इसे लगा के तो सभी का वीडियो अपलोड करके 2025 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का सोल्यूशन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।